हेलो दोस्तों, चलो आज एक बहुत ही मजेदार चीज समझते हैं जिसका नाम है इंडक्टिव लॉजिक। अरे नाम सुन के डरो मत, कोई बोरिंग किताबी लेक्चर नहीं होने वाला। मैं आपका दोस्त टाइप का प्रोफेसर हूं और हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से रोज की जिंदगी की मिसालों से समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो इसके रूल्स और डेफिनेशंस में घुसने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। आखिर फिलॉसफी को समझने का सबसे अच्छा तरीका कहानियां ही तो हैं। सोचो, आप रोज सुबह एक ही रास्ते से कॉलेज जाते हो। पहले दिन आप एक मोड़ पर आते हो और देखते हो कि वहां एक कुत्ता आराम से बैठा है। ठीक है, आपने देखा और आगे बढ़ गए, कोई खास बात नहीं। अगले दिन आप फिर से कॉलेज के लिए निकले और आप क्या देखते हो? वही कुत्ता बिल्कुल उसी जगह पर बैठा है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा है ना? चलो इत्तेफाक हो सकता है। और जब तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, वही कुत्ता वही जगह लगभग उसी टाइम पर, तो आपके दिमाग ने इसे इत्तेफाक समझना बंद कर दिया। अब आपको एक पैटर्न दिखने लगा है। आपने एक ही चीज को लगातार 3 दिन तक ऑब्जर्व किया है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? यही ना कि लगता है ये कुत्ता कल भी यहीं मिलेगा। सही कहा ना? बस ये तो आपने एक छोटा सा अंदाजा लगाया, एक प्रिडिक्शन की। इसी को कहते हैं इंडक्टिव लॉजिक। आपने अपने कुछ खास ऑब्जर्वेशंस, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करके फ्यूचर के बारे में एक जनरल नतीजा निकाल लिया। इंडक्शन का सारा खेल बस यही है। चलो अब इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। सोचो कि लॉजिक के दो भाई हैं, एक है डिडक्शन और दूसरा है इंडक्शन, और दोनों का सोचने का स्टाइल एकदम अलग है। देखते हैं इनमें क्या फर्क है। देखो इस स्लाइड में कितनी सिंपल तरह से समझाया है। जो डिडक्शन है वो टॉप डाउन चलता है, मतलब आप एक पक्के जनरल रूल से शुरू करते हो, जैसे कि सारे इंसान मरते हैं। फिर आप एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हो, जैसे सॉक्रेटीज एक इंसान है, तो नतीजा 100% गारंटीड है, सॉक्रेटीज मरेगा। लेकिन इंडक्शन इसका उल्टा है, वो बॉटम अप चलता है। आप छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हो, जैसे मैंने 1000 कौवे देखे और सब काले थे, और फिर आप एक जनरल रूल बनाते हो, तो शायद सारे कौवे काले ही होते हैं। यहां नतीजा गारंटीड नहीं है, बस प्रोबेबल है, मतलब उसके होने की संभावना है। तो इंडक्शन का सफर कैसा होता है, इस स्लाइड में देखो। सबसे पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर उन ऑब्जर्वेशंस में आपको एक पैटर्न नजर आता है, बिल्कुल उस कुत्ते वाली कहानी की तरह। उस पैटर्न के बेसिस पर आप एक जनरल रूल या हाइपोथेसिस बनाते हो, और आखिर में उस रूल का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर के लिए एक प्रेडिक्शन करते हो। सिंपल है ना? ऑब्जर्वेशन से प्रेडिक्शन तक का सफर। तो इंडक्शन का नेचर क्या है, इसका डीएनए कैसा है? हम इसको 4 खास बातों में समझ सकते हैं। पहला, यह हमेशा एक्सपीरियंस से सीखता है, जो आपने देखा, सुना, महसूस किया। दूसरा, यह हमेशा स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखे और सबके लिए एक रूल बना दिया। तीसरी बात, यह प्रोबेबिलिटी का खेल है, मतलब इसमें कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नया ज्ञान, नई नॉलेज हमेशा इसी से खोजी जाती है। न्यूटन ने एक सेब को गिरते देखा और ग्रेविटी की थियरी बना दी, यह इंडक्शन ही तो था। हर चीज की तरह इंडक्शन के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ इसमें गजब की ताकत है, तो दूसरी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। चलो इस सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत, साइंस। जितनी भी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, वो सब इंडक्शन की ही देन है। एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन से थियरी। और सिर्फ साइंस ही नहीं, आपकी और मेरी रोज की जिंदगी भी इसी पर चलती है। सुबह अलार्म लगाने से लेकर बादल देखकर छाता उठाने तक हर जगह इंडक्शन है। लेकिन अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर। देखो, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज 100 बार या 1000 बार हुई है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अगली बार भी होगी। आपका नतीजा, आपकी प्रेडिक्शन बहुत बुरी तरह से गलत भी हो सकती है। और इसे समझाने के लिए एक बहुत मशहूर कहानी है। एक फिलोसोफर थे, बर्ट्रैंड रसल। उन्होंने एक मुर्गी की कहानी सुनाई। सोचो, एक मुर्गा है जिसे उसका मालिक रोज सुबह आकर दाना डालता है, हर रोज, बिना नागा। मुर्गे के लिए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सच बन गया। उसकी इंडक्टिव रीजनिंग हर दिन और मजबूत होती गई। मेरा मालिक मेरा दोस्त है, वो मुझे हमेशा खाना देगा। लेकिन फिर एक दिन सुबह मालिक हाथ में दाना नहीं, कुल्हाड़ी लेकर आया। बेचारे मुर्गे की इंडक्टिव रीजनिंग फेल हो गई। तो सबसे जरूरी बात क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। तो अगर इंडक्शन इतना रिस्की है, तो क्या हम इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलोसोफर थे, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने हमें कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स दिए, कुछ टूल्स, ताकि हमारी रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए और उस बेचारे मुर्गे जैसी ना हो। मिल का पहला टूल था मेथड ऑफ एग्रीमेंट। यह बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है।
लॉजिक यह है कि अगर अलग अलग सिचुएशंस में एक ही रिजल्ट आ रहा है तो आप देखो कि उन सब सिचुएशंस में कॉमन क्या है। जो चीज़ कॉमन होगी ज्यादा चांस है कि वही कारण है। जैसे 5 लोग बीमार पड़ गए, सब ने अलग अलग खाना खाया, अलग अलग ड्रिंक पी, लेकिन सब ने एक ही जगह से पानी पिया था। तो मेथड ऑफ अग्रीमेंट इशारा करता है कि पानी में ही गड़बड़ थी। उनका दूसरा टूल है मेथड ऑफ डिफरेंस, और आजकल के सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इसी पर बेस्ड हैं। आप दो ऐसी सिचुएशंस बनाते हो जो हर तरीके से सेम हो, बिल्कुल आइडेंटिकल, सिवाय एक चीज़ के। अगर दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं तो आसान है, वो एक चीज़ का फर्क ही कारण है। जैसे आपने दो एक जैसे पौधे लिए, दोनों को सेम रोशनी, सेम पानी, सेम मिट्टी दी, लेकिन पौधे ए को आपने खाद दी और बी को नहीं दी। अगर ए बहुत अच्छा ग्रो करता है और बी नहीं, तो साफ है कि ग्रोथ का कारण वो खाद ही थी। चलो अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को परेशान किया हुआ है। इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। ये सवाल उठाया था महान फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने। उन्होंने पूछा, हम किस बेसिस पर यह विश्वास करते हैं कि फ्यूचर पास्ट जैसा ही होगा? हम क्यों मानते हैं कि सूरज कल भी पूरब से ही उगेगा? अगर आप जवाब दो क्योंकि वो हमेशा से ऐसा करता आया है, तो ह्यूम कहेंगे कि आप इंडक्शन पर अपने विश्वास को आधार देने के लिए इंडक्शन का ही इस्तेमाल कर रहे हो। ये तो गोल गोल घूमने वाली बात हो गई। आप एक सिस्टम को उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके प्रूव नहीं कर सकते, और इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन आज तक नहीं मिला है। लेकिन इस गहरी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के बावजूद सच तो ये है कि साइंस की पूरी इमारत इंडक्शन पर ही खड़ी है। गैलीलियो से लेकर आज की मॉडर्न फिजिक्स तक साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर एक जनरल थ्योरी बनाते हैं। वो इस बुनियादी विश्वास पर काम करते हैं कि नेचर के जो नियम कल काम कर रहे थे वो कल भी काम करेंगे। ओके, चलो अब इन सब बड़े बड़े आइडियाज़ को वापस ज़मीन पर लाते हैं, वापस आपकी अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि आखिर में फ़िलॉसफी का मतलब यही है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझने के टूल्स देना। तो अब एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सोचो, क्या आप अपनी डेली रूटीन में ऐसी 3 चीज़ें बता सकते हो जहां आप अनजाने में इंडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करते हो? लो 1 मिनट सोचो। कुछ सोचा? चलो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स देता हूं। रोज रात को अलार्म लगाना इस इंडक्टिव विश्वास पर बेस्ड है कि आपको कल सुबह काम या स्कूल के लिए उठना पड़ेगा। काले बादल देखकर छाता उठा लेना, ये आपके पुराने अनुभवों पर बेस्ड है जब आप बारिश में भीगे थे। या फिर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में वही डिश ऑर्डर करना क्योंकि वो पहले भी अच्छी लगी थी। ये सब इंडक्शन है। देखा, हम इसे लगातार इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे। तो चलो एक छोटा सा फाइनल रिकैप कर लेते हैं। इंडक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल नतीजे निकालना है। ये अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसी से हम नई नॉलेज क्रिएट करते हैं। ये कभी भी 100% सर्टेन नहीं होता, हमेशा प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट रहता है। और ये साइंस को आगे बढ़ाने वाला इंजन है। ये मेन पॉइंट्स हमेशा याद रखना। अगर हमारी साइंस, हमारी रोज की जिंदगी और जिसे हम ज्ञान या नॉलेज कहते हैं, वो सब आखिर में एक एजुकेटेड गेस पर, एक अंदाजे पर, एक प्रोबेबिलिटी पर टिका है, तो क्या हम कभी भी किसी चीज के बारे में पूरी तरह एब्सोल्युटली श्योर हो सकते हैं? इस पर सोचना जरूर। हेलो दोस्तों, कभी सोचा है हमारी पूरी जिंदगी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और वो सवाल है क्यों? बचपन में पूछते थे आसमान नीला क्यों है, अब पूछते हैं स्टॉक मार्केट नीचे क्यों जा रहा है। इन हर क्यों के पीछे जो जवाब छुपा होता है ना, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉज़ैलिटी, यानी कॉज और इफेक्ट का रिश्ता। तो चलिए आज इसकी गलियों में घूम कर आते हैं। आपको शायद रियलाइज ना हो, लेकिन हम सब बाय डिफॉल्ट थोड़े थोड़े डिटेक्टिव हैं। सीरियसली, पूरा दिन हम अनजाने में ही चीजों के कॉजेज ढूंढते रहते हैं। जैसे दोस्त का फोन नहीं लग रहा, हम सोचते हैं बैटरी डेड हो गई होगी, वाईफाई स्लो चल रहा है, पक्का राउटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो हम ऑटोमेटिकली रीजंस गेस करते हैं ना, ये बेसिकली कॉज़ैलिटी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना ही है। चलो एक छोटा सा केस सॉल्व करते हैं, आप और मैं। इमेजिन आप सुबह सुबह उठे और आपने देखा कि बाहर जमीन पूरी गीली है, लेकिन आपने रात में बारिश होते हुए नहीं देखी। तो आपका डिटेक्टिव दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा? क्या रीजन हो सकता है इसका? सोचो सोचो। ओके, सो सबसे पहला गेस यही होगा, बारिश हुई होगी। सिंपल। पर क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? होल्ड ऑन, हो सकता है पड़ोसी ने अपने गार्डन में पानी डाला हो, या सुबह सुबह की ओस गिरी हो। अरे ये भी तो हो सकता है कि सफाई वाला पानी का टैंकर गुजर के गया हो। देखा आपने, इफेक्ट एक है गीली जमीन, लेकिन उसके पॉसिबल कॉजेज कितने सारे हैं। और माय फ्रेंड, यहीं से कॉज़ैलिटी की असली कहानी शुरू होती है।
तो 18th सेंचुरी में एंट्री होती है एक फिलोसोफर की, नाम था डेविड ह्यूम। और भाई, इन्होंने कॉज़ैलिटी पर एक ऐसा सवाल उठाया जिसने सबके दिमाग की बत्ती गुल कर दी। ह्यूम ने कहा कि ये जो कॉज एंड इफेक्ट का कनेक्शन हम इतना कॉन्फिडेंटली मान लेते हैं ना, हो सकता है ये वैसा हो ही ना जैसा हम सोचते हैं। ह्यूम का आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल था। उसने कहा हम कॉजेशन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सोचो, एक स्नूकर टेबल है। आपने देखा कि एक सफेद बॉल आई, उसने लाल बॉल को हिट किया और लाल बॉल आगे चल पड़ी। आपने पहला इवेंट देखा, दूसरा इवेंट देखा, पर क्या आपने उस फोर्स को, उस कनेक्शन को, उस जादू को देखा जो सफेद बॉल से निकलकर लाल बॉल में घुस गया? नहीं, राइट? हम बस एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट देखते हैं। ह्यूम के हिसाब से कॉज़ैलिटी रियलिटी नहीं है, ये बस हमारे दिमाग की एक आदत है। चलो इसको एक फनी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक गांव है, वहां हर सुबह एक मुर्गा बांग देता है और उसके ठीक 5 मिनट बाद सूरज निकलता है, रोज, एवरी सिंगल डे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुर्गे की बांग की वजह से सूरज निकलते हैं? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो बस क्योंकि बी ए के बाद होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए ने बी को कॉज किया है। तो हमने कहा कि हमारा दिमाग ना 3 चीजें चेक करता है कॉज इफेक्ट का अनुमान लगाने से पहले। पहला, कॉन्टिग्विटी, यानी दोनों चीजें आगे पीछे एक ही जगह पर हों, जैसे स्विच दबाना और बल्ब का जलना। दूसरा, टेम्परल प्रायोरिटी, यानी कॉज हमेशा इफेक्ट से पहले आएगा, बल्ब पहले जले और स्विच बाद में दबे, ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरा, कॉन्स्टेंट कंजंक्शन, यानी जब भी कॉज हो तब इफेक्ट जरूर हो, हर बार स्विच दबाने पर बल्ब जलना ही चाहिए। और फिर हमने असली बॉम्ब फोड़ा। उसने कहा चलो मान लिया ये तीनों कंडीशंस पूरी हो भी जाएं, तब भी ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि ए और बी के बीच कोई जरूरी कनेक्शन है। ये बस हमारे दिमाग की एक पक्की आदत बन चुकी है, एक एक्सपेक्टेशन है कि हाँ, ए के बाद बी होगा, क्योंकि हमने बचपन से यही देखा है। माइंड ब्लोइंग है ना? ओके, ह्यूम की फिलॉसफी थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन वो हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है, कॉरेलेशन और कॉजेशन में फर्क करना। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, हम मान लेते हैं कि एक ने दूसरे को कॉज किया है। और ये दोस्तों हमारी लाइफ की सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। देखिए, डेटा के हिसाब से जब जब आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती हैं, तब तब डूबने से होने वाली मौतों का नंबर भी बढ़ जाता है। एकदम परफेक्ट कनेक्शन। एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी भी ऊपर जाती है। तो इस डेटा के बेसिस पर क्या हम ये कंक्लूजन निकाल लें कि आइसक्रीम खाने से लोग डूब जाते हैं? क्या आइसक्रीम पर बैन लगा देना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। यहीं पर हमें अपना डिटेक्टिव दिमाग यूज करना है। असली विलन आइसक्रीम नहीं है, बल्कि एक तीसरा हिडन फैक्टर है, और वो है गर्मी का मौसम। सिंपल, गर्मियों में लोग आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और गर्मियों में लोग स्विमिंग करने भी ज्यादा जाते हैं। तो गर्मी ही वो असली कॉज है जो इन दोनों चीजों को एक साथ बढ़ा रहा है। तो रूल नंबर 1, हर कोरिलेशन कॉजेशन नहीं होता। कैजुअलिटी को और अच्छे से समझने के लिए 2 शब्दों को समझना जरूरी है। पहला है नेसेसरी, यानी जरूरी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, नो ऑक्सीजन नो आग, सिंपल। दूसरा है सफिशिएंट, यानी काफी। ये चीज अकेले ही इफेक्ट पैदा करने के लिए काफी है, जैसे सर में गोली मारना मौत के लिए सफिशिएंट है, पर यह नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मौत और भी कारणों से हो सकती है। अभी तक हमने अ से बी वाले सिंपल एग्जाम्पल्स देखे, लेकिन यार असली दुनिया इतनी सिंपल नहीं होती। असली दुनिया एक उलझे हुए जाल की तरह है, जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा होता है। कभी कभी एक इवेंट दूसरे को ट्रिगर करता है, वो तीसरे को, और एक पूरी चेन बन जाती है। इसे कहते हैं कॉजल चेन, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। देखो, आपने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से आप एग्जाम में फेल हो गए। फेल हुए तो पेरेंट्स ने डांटा, डांट पड़ी तो आपका मूड खराब हो गया और आप दोस्तों से झगड़ पड़े। देखा, एक छोटा सा कॉज और उसने इवेंट्स की पूरी लड़ी लगा दी। और कई बार तो ये सिंपल चेन नहीं होती, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक जाल होता है। क्लाइमेट चेंज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका कोई एक कॉज नहीं है। फैक्ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, पॉपुलेशन, ये सब मिलकर इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, और इसके इफेक्ट्स भी मल्टीपल हैं। टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर्स पिघलना, अजीबोगरीब मौसम, और ये सब इफेक्ट्स भी आपस में कनेक्टेड हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेब। कॉजेस को समझने का एक और तरीका है। एक होता है प्रॉक्सिमेट कॉज, यानी जो फौरन दिख रहा है, इमीडिएट कॉज, जैसे कार एक्सीडेंट हुआ, क्यों? क्योंकि ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारा, सिंपल। लेकिन एक होता है अल्टीमेट कॉज, असली जड़ वाला कारण। ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो फोन पर बात करने में बिजी था। इसीलिए
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा उसके अल्टीमेट यानी रूट कॉज तक जाना पड़ता है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी फिलॉसफी मेरे किस काम आएगी? तो बात यह है कि कॉज़ैलिटी को समझना सिर्फ अजीब दिमागी एक्सरसाइजेस के बारे में नहीं है। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर डिसीजन में अनबिलीवेबली इम्पॉर्टेंट है। सोचो, मेडिसिन में डॉक्टर को बीमारी का असली कॉज पता होगा, तभी तो वो सही ट्रीटमेंट दे पाएगा। लॉ में जज को डिसाइड करना होता है कि असली गलती किसकी थी, कॉज कौन था। सरकारी पॉलिसीज तभी काम करती हैं जब वो प्रॉब्लम के रूट कॉज पर अटैक करती हैं, ना कि सिर्फ सिम्टम्स पर। और हमारी पर्सनल लाइफ में भी अपने रिश्तों की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए उनके असली कारण तक जाना बहुत ज़रूरी है। हमने कॉज और इफेक्ट की दुनिया को काफ़ी हद तक समझ लिया है। हमने ह्यूम के शक से लेकर रियल वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटी तक का सफ़र तय किया। लेकिन कॉज़ैलिटी का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें एक आखिरी, सबसे गहरे और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर इस यूनिवर्स में होने वाली हर चीज़, हर घटना, बारिश की हर बूंद और यहाँ तक कि आपके दिमाग में आने वाला हर एक ख्याल अपने पिछले किसी ना किसी कॉज का रिजल्ट है, तो क्या आपके पास चुनने की आज़ादी यानी फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है, या वो भी बस पिछले कॉजेस का एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट है, एक इल्यूजन? ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलोसोफर्स सदियों से ढूंढ रहे हैं। कभी सोचा है कि चीजें आखिर होती क्यों हैं? जैसे आपका फोन ठीक उस मोमेंट पर हैंग क्यों होता है जब आपको सबसे जरूरी मैसेज भेजना हो, या वो एक ही गाना आपके दिमाग में दिन भर क्यों लूप पे चलता रहता है? देखो, हर चीज के पीछे एक क्यों होता है, और आज हम इन्हीं क्यों के पीछे के राज खोलने वाले हैं। तो अपनी डिटेक्टिव वाली हेड पहन लीजिए, क्योंकि हम कॉज़ैलिटी के मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं। सोचो, हर तरफ इतना शोर है, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो उस एक असली क्यों को, उस असली कॉज को कैसे अलग करें? इतना आसान नहीं है ना? इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। लेकिन फिकर नॉट, इस मिशन पे हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक गाइड है, 19th सेंचुरी के एक ब्रिलियंट फिलोसोफर जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। आप उन्हें फिलॉसफी का शर्लॉक होम्स समझ सकते हैं। उन्होंने देखा कि लोग कॉज और इफेक्ट के जाल में उलझ जाते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे लिए मास्टर कीज का एक सेट बनाया, एक डिटेक्टिव टूल किट जो किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो तैयार है इस टूल किट को खोलने के लिए? चलो पहला औजार देखते हैं। इसका नाम है द मेथड ऑफ अग्रीमेंट, और इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर आप किसी चीज का कॉज ढूंढ रहे हैं, तो उस एक चीज को ढूंढो जो हमेशा हर सिचुएशन में कॉमन हो जब भी वो इफेक्ट दिखे। चलो इसको एक कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस पार्टी के बाद अगले दिन 5 लोग बीमार पड़ जाते हैं, सब परेशान। लेकिन तभी एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेटर यानी आप सवाल पूछना शुरू करते हो, और आपको क्या पता चलता है कि उन 5 लोगों ने पार्टी में एक ही चीज खाई थी। मेथड ऑफ अग्रीमेंट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि जब 5 अलग लोगों के साथ सेम रिजल्ट हो और उनमें एक ही चीज कॉमन हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपने अपने मुजरिम को ढूंढ लिया है। जैसा कि यहाँ इस स्लाइड पर है, मान लो 5 स्टूडेंट्स बीमार हुए। एक ने राजमा चावल खाए थे, दूसरे ने छोले भटूरे, तीसरे ने बिरयानी। ऐसा लग रहा था कि कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन फिर उनसे स्नैक्स के बारे में पूछा गया, और तभी वो एक चीज मिली जो सब में कॉमन थी, एक समोसा। बस मेथड ऑफ अग्रीमेंट ने हमें हमारा प्राइम सस्पेक्ट दे दिया। केस शुरू करने के लिए ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। पर 1 मिनट रुको, एक अच्छा डिटेक्टिव कभी भी जल्दी में डिसीजन नहीं लेता। मेथड ऑफ अग्रीमेंट पावरफुल है, पर फूल प्रूफ नहीं है। हो सकता है उन सब स्टूडेंट्स ने एक ही वाटर कूलर से पानी भी पिया हो, या शायद समोसा और पानी दोनों ही विलेन हो। तो ये मेथड हमें सही दिशा तो दिखाता है, पर हमेशा फाइनल आंसर नहीं देता। इसलिए हमें और टूल्स चाहिए। इसीलिए मिल ने हमें दूसरा टूल दिया, जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। यह है द मेथड ऑफ डिफरेंस। इससे आप रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह सोचो। इसका पूरा फोकस उस एक चीज को अलग करने पर है जो बाकी सबसे डिफरेंट हो, और फिर देखो कि क्या होता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। हमारे पास 2 एकदम सेम खेत हैं, सेम मिट्टी, सेम पानी, सेम धूप, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। खेत ए में किसान फर्टिलाइजर डालता है, खेत बी में नहीं। और रिजल्ट, खेत ए में बड़े लाल लाल टमाटर और खेत बी में छोटे आम से टमाटर। तो बड़े टमाटरों का कॉज क्या है? बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर। क्योंकि जब बाकी सब कुछ सेम हो और आप सिर्फ एक चीज बदलते हैं और उससे रिजल्ट बदल जाता है, तो आपने अपना कॉज ढूंढ लिया। सिंपल एंड इफेक्टिव। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, पता है, यही मेथड मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन है। जब साइंटिस्ट एक नई दवाई टेस्ट करते हैं, तो वो यही मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं।
वो एक ग्रुप को दवाई देते हैं और दूसरे ग्रुप को एक प्लेसिबो यानी ऐसी गोली जिसमें दवाई नहीं है। फिर वो रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं। इसी तरह से हमें पता चलता है कि कौन सी दवाइयां काम करती हैं और कौन सी नहीं। दिस इज अ गेम चेंजर। लेकिन मिल यहां रुके नहीं। उन्होंने सोचा व्हाट इफ वी कंबाइन दीज टूल्स। उन्होंने रियलाइज किया कि उनके पहले 2 टूल्स पावरफुल हैं, पर जब उन्हें एक साथ यूज किया जाए तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने एक सुपर मेथड बनाया। आइए देखते हैं ये क्या है। ये है जॉइंट मेथड और ये बेसिकली आपके काम को डबल चेक करने के बारे में है। बहुत स्मार्ट है। पहले आप मेथड ऑफ अग्रीमेंट यूज करके एक सस्पेक्ट ढूंढते हैं। हमारी समोसा मिस्ट्री में सस्पेक्ट था समोसा। फिर आप मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करके अपने शक को कंफर्म करते हैं। आप उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जो बीमार नहीं हुए और आपको पता चलता है कि उन्होंने समोसा नहीं खाया था। बूम, डबल कंफर्मेशन। समोसा ही गुनहगार है। केस क्लोज्ड। और अब आते हैं एक ऐसे मेथड पर जो शर्लॉक होम्स को भी पसंद आता। इसे कहते हैं मेथड ऑफ रेजिड्यूज, यानी बचा हुआ क्या है। इसका आइडिया यह है कि अगर आप एक प्रॉब्लम के कुछ हिस्सों को ऑलरेडी नोन कॉजेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जो हिस्सा बच गया है उसका कॉज जरूर बचे हुए फैक्टर्स में से ही कोई होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा? चलो इजी करते हैं। सुबह आपके फोन की बैटरी 100% थी, रात तक 0। आप सेटिंग्स में जाकर देखते हैं, अच्छा कॉल्स ने 20% ली, सोशल मीडिया ने 30%, गेमिंग ने 25% और स्क्रीन ने 15%। इसका टोटल हुआ 90%। वेट अ मिनट, बाकी का 10% कहाँ गया? ये जो रेजिड्यू है, जो अनएक्सप्लेन्ड हिस्सा है, मेथड ऑफ रेजिड्यूज कहता है कि इसका भी कोई कॉज होगा। शायद बैकग्राउंड में कोई ऐप छुपके से आपकी बैटरी खा रहा है। ये एक मिस्ट्री है जिसे सॉल्व करना आपका काम है। और ये सिर्फ फोन की बैटरी के लिए नहीं है। इसी मेथड से एक पूरा का पूरा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था। सीरियसली, साइंटिस्ट ने देखा कि यूरेनस प्लैनेट अपनी जगह से थोड़ा सा हटकर चल रहा है। जब उन्होंने सारे नोन फोर्सेस को कैलकुलेट कर लिया, तब भी थोड़ा सा मूवमेंट बच गया। ये रेजिड्यू ही वो क्लू था जिसने उन्हें बताया कि कोई अनजान चीज, कोई अनजान प्लैनेट है जो उसे खींच रहा है। और वो निकला नेपट्यून। अमेजिंग, राइट? और अब हमारा आखिरी टूल, ये बाकियों से थोड़ा अलग है। ये पैटर्न्स ढूंढने के बारे में है। इसका नाम थोड़ा फैंसी है, मेथड ऑफ कंकॉमिटेंट वेरिएशन, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है उन चीजों पर नजर रखो जो एक साथ बदलती हैं। चलो इस कॉफी शॉप की चार्ट देखो। जब ठंडा दिन होता है 20 डिग्री पर वो 50 कोल्ड कॉफी बेचते हैं। जब थोड़ी गर्मी बढ़ती है 25 डिग्री पर 70 बिकती हैं। और जब बहुत गर्मी होती है 35 डिग्री पर 110 बिकती हैं। पैटर्न देख रहे हो? जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है वैसे वैसे कोल्ड कॉफी की सेल्स भी ऊपर जा रही हैं। दोनों चीजें एक साथ बदल रही हैं। इसका मतलब उनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सिर्फ इसलिए कि 2 चीजें एक साथ ऊपर नीचे हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज दूसरे का कॉज है। और यहां हम डिटेक्टिव वर्क के सबसे इंपॉर्टेंट रूल पर आते हैं। कॉरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में जब आइसक्रीम की सेल्स बढ़ती हैं तो क्राइम रेट भी बढ़ता है? तो इसका मतलब क्या है कि आइसक्रीम खाने से लोग क्रिमिनल बन जाते हैं? सोचो इस बारे में। ऑफ कोर्स नॉट। यहां असली विलन एक तीसरा फैक्टर है जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है और वो दोनों चीजों को बढ़ा रहा है। इस केस में वो है गर्मी। गर्म मौसम में लोग आइसक्रीम भी ज्यादा खाते हैं और ज्यादा लोग घरों से बाहर भी रहते हैं, जिससे क्राइम के मौके बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई हेडलाइन देखें तो एक अच्छे डिटेक्टिव बनिए। हमेशा पूछिए कहीं कोई तीसरा फैक्टर तो नहीं है। तो ये थे जॉन स्टुअर्ट मिल के 5 सुपर टूल्स। लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे, ये सब तो 19th सेंचुरी की बातें हैं। आज की सुपर फास्ट हाईटेक दुनिया में क्या ये मेथड्स अब भी रेलेवेंट है? चलिए पता करते हैं। जवाब है एब्सोल्युटली यस। मिल्स ने हमें सिर्फ टूल्स नहीं दिए, उन्होंने हमें सोचने का एक पूरा फ्रेमवर्क दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि स्केप्टिकल कैसे बनो, एविडेंस कैसे ढूंढो और क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करो। उनके आइडियाज आज भी मेडिसिन से लेकर साइकोलॉजी तक हर साइंटिफिक फील्ड के दिल में हैं। वो एक सच्चे पायनियर थे। असल में आज हम जो सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं वो मिल के ओरिजिनल आइडियाज के ही सुपरचार्ज्ड वर्जन्स हैं। उनका मेथड ऑफ डिफरेंस आज रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या RCT बन चुका है, जो नई दवाइयों को टेस्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो उनके आइडियाज आज पहले से भी ज्यादा रिलेवेंट है। ऑफ कोर्स, कोई भी टूल किट परफेक्ट नहीं होती। असली दुनिया मैसी और कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा एक सिंगल कॉज को ढूंढना आसान नहीं होता। कभी कभी चीजें प्रोबेबिलिटी पर चलती हैं। हम जानते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, पर हर स्मोकर को कैंसर नहीं होता।
तो ये टूल्स हमें रास्ता दिखाते हैं, पर हमें अपना दिमाग भी यूज करना पड़ता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है। अगली बार जब आप कोई हेडलाइन देखें जो कहती है A causes B, तो आप क्या मरेंगे? क्या आप उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, या आप अपनी डिटेक्टिव वाली हैट पहनकर, अपनी टूलकिट निकालकर थोड़ी जांच पड़ताल करेंगे? सच को सामने लाने की ताकत अब आपके हाथों में है। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग।